नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं MH1 प्राइम, आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर लगातार भयावह होती हुई नजर आ रही है। लगातार जिस तरह से 4 लाख मामले सामने आ रहे थे पिछले कुछ दिनों से, अब वो आंकड़ा 3 लाख पर आ पहुंचा है। लेकिन उसके बावजूद भी मौत का जो आंकड़ा है वो रिकॉर्ड स्तर पर नजर आ रहा है। ऐसे में तमाम अस्पतालों पर जिस तरह से बोझ है और उसके बाद जो मृतकों की संख्या बढ़ रही है, वो ना सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि सरकार और वैश्विक हर एक स्थिति में चिंता का विषय बनी हुई है। किस तरह से इस पूरे संक्रमण पर लगाम कसी जा सकती है, किस तरह से इससे बचा जा सकता है, और क्या माना जाए कि अभी दूसरी लहर जब इतनी भयावह है तो हम तीसरी लहर के लिए कितना तैयार हैं। इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हरीश सूद जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हरीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी डॉक्टर हरीश, जिस तरह से मैंने बात की, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जिस तरह से भयावहता के साथ सामने आई है, आंकड़ा लगातार मृतकों का बढ़ रहा है, लाखों के हिसाब से संक्रमित केस भी डेली आ रहे हैं। सबसे पहले आपका ओपनिंग रिमार्क कि आज के वक्त में और आज की डेट में जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, कितना बड़ा चिंता का विषय है ये बहुत चिंता का विषय है। जिस हिसाब से मामले बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से मौतें हो रही हैं, हमें प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी बनती है वो जागरूक हो, मास्क का इस्तेमाल करे, भीड़ में ना जाए और अपना वैक्सीनेशन भी लगवाए टाइम से। जी, और कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करे। ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी बनती है। ठीक है। लगातार जिस तरह से अभी बीच में 4 लाख तक आंकड़ा पहुंच गया था पर डे का, अब 3 लाख पर ये आंकड़ा अब धीरे धीरे आ रहा है। कुछ केसेस भी ना सिर्फ ऑल ओवर इंडिया बल्कि देखा जाए स्टेट लेवल पर देखा जाए तो मामले थोड़े नीचे आए हैं। एक पीक की टाइम कही जा रही थी कि मई में एक ऐसा समय आएगा जब पीक पर ये कोरोना संक्रमण होगा। क्या माना जाए कि वो पीक गुजर चुका है या अभी आना बाकी है? देखिए, इसके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन लोगों की समझदारी से, लोगों की समझदारी से ही मैं कहूँगा, अभी हमारे आंकड़े जो है काफी कम होने लग गए हैं। और इसी तरह अगर लोग अपना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते रहेंगे तो हो सकता है ये पीक ना ही आए। जी नहीं, लेकिन लगातार हमने सर देखा कि रोजाना 4 लाख तक का आंकड़ा पहुंच गया था। अब उसके बाद धीरे धीरे संक्रमण के मामलों में कमी आई है। तो माना जाए कि एक समय अभी आएगा कि धीरे धीरे केसेस और कम होंगे। अगर इस हिसाब से चलता रहा तो और केसेस कम होने चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन भी जोरों पर चल रहा है और लोग भी अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अब अडॉप्ट कर रहे हैं, प्रॉपर मास्क यूज कर रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जी, तो उम्मीद है कि शायद ये आंकड़े और कम हो जाएं आने वाले टाइम में। जी ठीक है। लेकिन अब डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट वायरस को लेकर ज़्यादा चिंता जाहिर की जा रही है कि डबल म्यूटेंट वायरस और ट्रिपल म्यूटेंट वायरस जो है वो ज़्यादा कहर बरपा रहा है, और यही वजह है कि जो संक्रमितों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। उन संक्रमितों की जो अस्पताल तक जाने को मजबूर हो जा रहे हैं, ब्रीदिंग इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो डबल म्यूटेंट वाला स्ट्रेन आया है, ये वाकई 15 to 20 टाइम्स ज़्यादा डेंजरस है पहले वाले स्ट्रेन से। इस वजह से भी जो है इस प्रकार के केसेस हो रहे हैं। ये सीधा आपके फेफड़ों पे अटैक करता है और 2-3 दिन में ही फेफड़े को काफ़ी हद तक डैमेज कर देता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत, निमोनिया, इस तरह की परेशानी आती है। उस स्थिति में मरीज को अस्पताल ही जाना पड़ता है, उसके अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं रहता है। जी, एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जिस तरह से लोग कपड़े बदलते हैं या फिर इंसान माहौल के हिसाब से अपने आप को बदलता है, उसी तरह से वायरस ने भी पिछले कुछ समय में अपने आप को बदला है। और यही वजह है कि ना सिर्फ बुजुर्गों में बल्कि इस बार जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा इसकी चपेट में आई है। बिल्कुल ये ठीक है, वायरस म्यूटेट होता है, अपना रंग रूप बदलता है। इस प्रकार से कोविड वायरस भी अपना रंग रूप बदल रहा है, पहले से भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके आ रहा है। उसके लिए प्रिकॉशन का रखना बहुत जरूरी है, उसके लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। ये सब चीजें अगर आप करते रहें, प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेवारी ले कि मुझे जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही अडॉप्ट करना है,
तो इससे काफी हद तक बचा जा सकता है। जी, आप ये मानते हैं कि जो पिछले साल जिस तरह से कोरोना संक्रमण की पहली लहर आई थी, उस दौरान ना हमारे पास पीपीई किट थी, ना वैक्सीनेशन की व्यवस्था थी और ना ही इस वायरस के बारे में ज़्यादा शोध हो पाया था। लेकिन इस बार ये तमाम चीज़ें थी, लेकिन उसके बावजूद भी संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया। आप इसके पीछे क्या कुछ कारण मानते हैं? देखिए, पहले जब लहर आई थी तो हमारे पास कुछ भी तैयारी नहीं थी, ना हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा बेड्स थे, ना पीपीई किट्स थी वगैरह वगैरह। लेकिन उस समय का जो सबसे अच्छा फैसला था वो कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया था। जी। सबको घरों के अंदर रहने के लिए बोल दिया गया था। हम्म। उसकी वजह से हम लोग काफी हद तक बच पाए हैं उस वेव से। अब क्योंकि ये स्ट्रेन बहुत उससे भी 15-20 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जी। डेंजरस है। इस बार लॉकडाउन एक तो देर से लगा है, मार्केट खुली रही, मार्केट में भीड़ आती रही, हम्म। और जब ये बिल्कुल बढ़ गया बहुत ज्यादा, जब पानी गले के ऊपर पहुंच गया, तब लॉकडाउन या पार्शियल कर्फ्यू लगाया गया। जी। उसके बाद से जो है ये कुछ केसेस अब कम जी। होने शुरू हो गए हैं। जी। नहीं, तो ऐसे में क्या माना जाए, लगातार जो स्थिति निकलकर सामने आ रही है, इसका बहुत बड़ा कारण क्या है कि इस बार जो लोग हॉस्पिटल पहुंचे उनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। ये भी डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट की वजह से ही हुआ कि जो वायरस है उसने सबसे ज़्यादा हमला किसी भी एक पेशेंट के फेफड़ों पर किया और उसको सांस लेने में दिक्कत ज़्यादा आई। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ हमारे हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी ऑक्सीजन की कम थी, वहाँ मरीजों की तादाद बढ़ गई। मरीजों की तादाद बढ़ने से वो उतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाई। दूसरा, कुछ लोगों ने घरों में सिलेंडर रख के ऑक्सीजन स्टोर करना शुरू कर दिया, दवाइयाँ स्टोर करनी शुरू कर दी। जो जरूरतमंद थे उनको नहीं मिल पा रही थी, और जिनको नहीं जरूरत थी उनके घरों में पड़ी हुई थी। तीसरी चीज इसके अंदर ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर। जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था उससे 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना ज्यादा लोड पड़ गया, तो उसको एकदम से संभाल पाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। जी। नहीं, बड़ी बात डॉक्टर हरीश सूद ये भी है कि इस बार कई ऐसे पेशेंट्स आए जो ये समझ नहीं पाए, क्योंकि उनका मानना था कि उनको शुरुआत में हल्का सर्दी खांसी या बुखार हुआ तो उन्हें लगा कि ये सीजनल वायरल फ्लू है, तो वो ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, वो ये फ़र्क नहीं जान पाए कि आखिरकार ये कोरोना वाला बुखार और सर्दी खांसी है या फिर जो सीजनल है। तो ऐसे में क्या कुछ सलाह देंगे आप कि कैसे फाइंड आउट किया जाए कि शुरुआत में ही हम खुद को आइसोलेट कर पाएँ और मेडिकेशन पर जा पाएँ? देखिए, शुरू में अगर आपको हल्की खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार इस तरह के लक्षण हैं, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से टेलीफोन पर सलाह ले लें जी। और उसकी सलाह अनुसार जो भी दवाई वो बताए, पैरासीटामोल या जुकाम के लिए कोई एलसीजेड, एंटी एलर्जिक कोई भी मेडिसिन, उसका इस्तेमाल करें। तीसरे चौथे दिन तक भी अगर बुखार आपका परसिस्ट करता है, उसके बाद आप जाके अपना आरटीपीसीआर रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाएं। उसमें बिल्कुल पता चल जाता है कि आपको कोविड है या नहीं जी। अगर आप, लेकिन आइसोलेट तो आपको पहले दिन से ही हो जाना चाहिए। हर पेशेंट को पहले दिन से ही आइसोलेट हो जाना चाहिए, ताकि ये दूसरों को बीमारी ना फैला सके। और उसके बाद चौथे दिन जरूर जाके अपना टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर बुखार बढ़ रहा है, बुखार तेज हो रहा है, साथ में सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, तो अपने डॉक्टर से बात करके आरटीपीसीआर की जांच करा लेनी चाहिए जी। उसमें क्लियर हो जाएगा कि उनको कोविड है या नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, इस बार कुछ ऐसे मामले आपके भी संज्ञान में आए होंगे और लगातार वो चर्चाओं का विषय भी बने कि कई लोगों ने कहा कि उनकी जो रैपिड एंटीजन टेस्ट थे या आरटीपीसीआर में कोरोना फाइंड आउट नहीं हुआ और लिहाजा सिम्टम्स थे, तो उन्हें मजबूरी में एक्सरे के लिए रेफर किया गया। क्या कारण है कि जो कोरोना वायरस संक्रमण का जो वायरस है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट या फिर आरटीपीसीआर रिपोर्ट में फाइंड आउट नहीं हो पाता? देखिए, जो डबल म्यूटेंट वायरस आया है, ये हमारी जो पहले की केस है आरटीपीसीआर की, कई बार ये उसको नहीं डिटेक्ट कर पा रही है जी। बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि आरटीपीसीआर नेगेटिव आया है, लेकिन मरीज को फिर भी वही कोरोना वाले लक्षण है। तो उसमें हम लोग ये अपने मरीजों का हमने एक्सरे करवाया। एक्सरे में अगर हमको पैचेस दिखाई दे निमोनिया के, उसके बाद उनका सीटी स्कैन कराया गया जी। क्योंकि सीटी स्कैन
एक परफेक्ट डायग्नोसिस है और सीटी स्कैन के बाद उनका इलाज शुरू किया गया। जी, ये लेकिन कुछ बिल्कुल एक्सपर्ट्स आप का ये बिल्कुल मानना है ठीक। कि ज़्यादा सिटी स्कैन शरीर के लिए हानिकारक होता है, लिहाजा उससे बचना चाहिए। तो ऐसे में क्या कुछ बीच का रास्ता निकाला जा सकता है कि किसी भी कोविड पेशेंट को सिटी स्कैन ना कराना पड़े और ये कंफर्म हो पाए कि वो कोरोना संक्रमित ही है या फिर वायरल नॉर्मल जो हुआ है उससे सीजनल? देखिए, एक तो आरटीपीसीआर की जांच हो गई जी। उससे। अगर आरटीपीसीआर नेगेटिव आता है तो स्क्रीनिंग के लिए हम सिंपल एक एक्सरे करवा सकते हैं। जी। अगर एक्सरे के अंदर हमें निमोनिया के ज्यादा पैचेस दिखते हैं हम्म। तो फिर एक ये सीटी स्कैन करवाना ही जरूरी है, क्योंकि सीटी स्कैन से हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें बार बार सीटी स्कैन कराना है, एक बार सीटी स्कैन करा लिया जी। उससे हमें क्लियर हो जाता है कितना परसेंट इसके लंग डैमेज हो चुके हैं, कितने परसेंट लंग कौन सी स्टेज पे है, स्टेज 1, स्टेज 4, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। उसके बाद उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद ठीक है, लेकिन दोबारा इस बार सीटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं है। जी, लगातार कोरोना वायरस संक्रमित जो मरीज हैं उनके सर अंदर सिम्टम्स भी बहुत बदल रहे हैं। शुरुआत में जिस तरह से आपने कहा कि पिछले साल जो सिम्टम्स थे तो वो सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम था, लेकिन इस बार स्किन रैशेज, आंखों का नीला पड़ना, नाखूनों का नीला पड़ना और साथ ही साथ अब ज़्यादा चर्चा हो रही है कि कोविड पेशेंट्स के अंदर ब्लैक फंगस पनप रहा है। इस ब्लैक फंगस के ऊपर हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को कुछ विस्तार से बताएं। देखिए, ब्लैक फंगस नाम की बीमारी ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जी। जो ये हमारे आईज के आसपास और ये नाक के ऊपर, आंखों के चारों तरफ कालापन आ जाता है। ये कई बार ये देखा गया है जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको अगर स्टेरॉइड ज्यादा दे दिए जाएं उससे भी ये फंगल इन्फेक्शन जो है ये ब्लैक फंगस होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि कभी भी आप अपना इलाज करो हमेशा एक अच्छे चिकित्सक के देख रेख में करो। बहुत सारे लोग सुनते हैं कि नहीं अभी स्टेरॉइड इसका इलाज है तो केमिस्ट से जाके स्टेरॉइड लेना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता नहीं है कि किस डोज में स्टेरॉइड लेना है, कौन से दिन से स्टेरॉइड लेना है। अगर वो शुरू में स्टेरॉइड ले लेते हैं तो ये बीमारी को और बढ़ा देता है। अगर 6-7वें दिन स्टेरॉइड लिया जाता है तो ये फिर भी ठीक है। हालांकि मुझे ये बताना नहीं चाहिए क्योंकि दर्शक सुन के फिर वही इस तरह से फॉलो करने लग जाएंगे जी। अगर आपकी आंखों के आसपास कहीं नीलापन आ रहा है, नाक के ऊपर नीलापन आ रहा है, आंखों में लाली आ रही है जी, नाक से खून आ रहा है या ब्राउन कलर का, डार्क रेड कलर का डिस्चार्ज आ रहा है जी, इमीडिएटली आपको ईएनटी के और आंखों के डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, ना कि आप खुद से अपना इलाज शुरू कर दें। जी नहीं, लगातार कई ऐसे मामले भी आपने सुने होंगे कि कई लोगों की स्थिति इसलिए बिगड़ गई क्योंकि उनके अंदर शुरुआत में कोविड के लक्षण तो थे लेकिन उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट करने से पहले वेट किया 3-4 दिन की आरटीपीसीआर रिपोर्ट आ जाए और तब तक उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू उनके पास जो जानकारी थी या सोशल मीडिया के थ्रू जो जानकारी थी वो उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया खुद। ये कितना खतरनाक है? वो बहुत खतरनाक है। इसीलिए मैं हर बार यही बोलता हूँ पहले दिन से आप अपने चिकित्सक से ऑनलाइन कंसल्टेशन कर लीजिए, टेलीफोन पर बात कर लीजिए, उन्हें अपने लक्षण दिखा दीजिए, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर लीजिए, लेकिन चिकित्सक के परामर्श पर ही आप अपना इलाज कीजिए, ना कि जो व्हाट्सएप पे आ रहे हैं ट्रीटमेंट के ये काढ़ा पी लो, ये दवाई डाल लो, अब ये रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवा लो, स्टेरॉइड खा लो। इस तरह का काम करने से जो है वो मरीज की जान को खतरा ही होता है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही चलें, डे 1 से डॉक्टर से सलाह करें। ठीक है, इस बार आपने देखा होगा कि अव्यवस्थाओं के चलते कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कारण निकल कर आया कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उन तक नहीं पहुंची या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो कालाबाजारी हुई उसके चलते उनको समय पर ये इंजेक्शन या स्टेरॉइड्स नहीं मिल पाए। मौजूदा वक्त में जो महामारी फैली है और उस बीच भी कुछ लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं चीज़ें, ये कितना दुखदाई है सर? ये बहुत दुखदाई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ ऑक्सीजन की कमी जरूर रही है। जब किसी भी, आपको एक उदाहरण देता हूँ, मान लो एक घर में 4 लोगों का रोज खाना बनता है और 4 लोगों के हिसाब से वो डेली चीज चल रही है
और एकदम से अगर 400 लोग आ जाएंगे तो वो दिक्कत तो होगी। यही हाल ऑक्सीजन को लेके भी हुआ है। ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम थी, डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, तो डिमांड एंड सप्लाई के बीच का जो गैप है उससे लोगों को बहुत सफर करना पड़ा। उससे कई लोगों की जान भी चली गई, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें एक लाइफ सपोर्ट का काम कर रहा है इस बीमारी के अंदर। जी, सांस लेने में दिक्कत होती है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है, तो ऑक्सीजन तो हर मरीज को चाहिए ही। और डिमांड एंड सप्लाई के गैप की वजह से और कुछ लोगों ने स्टोर कर लिया, उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हुई, और ऑक्सीजन की कमी की होने की वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और बड़ी बात सर यहाँ पर यह भी है कि इस बार कई जगहों पर ऐसा भी देखा गया कि बेड्स नहीं थे, क्योंकि जो बर्डन था अस्पतालों पर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उन्हें मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाया। और यही वजह रही कि कई लोगों ने अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर या फिर कार में या ऑटो में दम तोड़ दिया। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बाहर वेट करते करते दम तोड़ दिया। बहुत मरीजों ने एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया, उनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बात वही हो गई कि जरूरत से ज्यादा मरीज जो है वो इससे संक्रमित हो गए। इतनी व्यवस्था थी नहीं, जब व्यवस्था नहीं होगी तो हर एक को बेड प्रोवाइड करना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब इस कारण के चलते भी ये सब चीजें हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर हरीश सूद, अब बात हो रही है थर्ड वेव की, तीसरी लहर की, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाया उसके बाद तमाम लोग डरे हुए हैं और इस बीच चर्चाओं का बाजार शुरू हो चुका है कि तीसरी लहर आने वाली है और इस दौरान बच्चों को भी वो अपनी चपेट में लेगी। कितना तैयार हैं हम और क्या और महत्वपूर्ण तैयारी हमको करनी है ताकि थर्ड वेव से हम बच सके या फिर इतना नुकसान ना हो, इतनी जानमाल का नुकसान ना हो जो हमने इस साल देखा है अब तक? देखिए, उसके लिए सरकार को तैयारी करनी चाहिए। मेरे ख्याल सरकार तैयारियों में लगी भी हुई है। जैसा कि हम टीवी में देखते हैं, NICU, PICU, इस तरह के जो है वो बच्चों के लिए ICU तैयार हो रहे हैं, बच्चों के लिए ICU बेड्स तैयार हो रहे हैं। अब ऑक्सीजन की सप्लाई भी पर्याप्त मात्रा में है। अब सुनने में आया बच्चों के ऊपर वैक्सीनेशन के भी ट्रायल शुरू होने वाले हैं। जी, एक या 1.5 महीने में शायद बच्चों के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध हो जाएगी। तैयारियां तो सरकार कर रही है, तैयारियां पूरा मेडिकल फैटर्निटी कर रही है। बाकी फिर मैं एक बार फिर ये कहूंगा, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी है कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अडॉप्ट करे और तीसरी लहर को आने से रोके। जी, इस बीच कई लोगों के अंदर डर है वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि वैक्सीनेशन के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो उनकी बॉडी देख पाएगी या नहीं देख पाएगी, झेल पाएगी या नहीं झेल पाएगी। क्योंकि कई लोगों के अंदर बुखार जैसे सिम्टम्स थे, कुछ लोगों को उल्टी जैसे सिम्टम्स निकलकर सामने आए, तो कई लोगों के अंदर डर है और यही वजह है कि कई लोग जा नहीं रहे वैक्सीनेट करवाने के लिए। देखिए, पहले ये डर बहुत ज्यादा था, अब ये डर नहीं है। मैं खुद देखता हूँ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़ लगी हुई है और लोग बिल्कुल बेसब्री से इंतजार करते हैं अपना कि कब हमारा वैक्सीनेशन का नंबर आए, क्योंकि इस समय में उनको वैक्सीनेशन ही एक बचाव का उपाय दिख रहा है। जी, इसके अलावा उनको कोई दूसरा उपाय नहीं दिख रहा है और ये बात भी सही है बिल्कुल। हाँ, वैक्सीन लेने से, वैक्सीन जब जाती है आपकी बॉडी के अंदर तो वो थोड़ा सा रिएक्ट करती है बॉडी के साथ। बुखार आ सकता है, किसी को सिर दर्द हो सकता है, किसी को उल्टी भी आ सकती है, किसी को लूज मोशन भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक टेम्परेरी फेज है। वो 1-2 दिन में अपने आप सेटल हो जाता है। या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप अपने डॉक्टर से सलाह करके लेंगे तो वो ठीक हो जाता है। वो एक नॉर्मल रिएक्शन है। कोई भी आप बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज डालते हैं तो उसका रिएक्शन होना एक स्वाभाविक सी बात है और ये रिएक्शन होना अच्छा है। इसका मतलब वैक्सीन आपके शरीर में काम कर रही है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरीश सूद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कोरोना से बचना है तो कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंस के साथ साथ वैक्सीनेट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल इस चर्चा में बस इतना ही। हमें दे इजाज़त। नमस्कार।